लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, या फिर आपको मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वो वाला चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। बट बेसिक थिंग फर्स्ट, हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में पहले बात करेंगे कि कंपनी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये कंपनीज एक्ट कहां से आया, उससे पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, ऐसा क्या खराबी थी इसमें जो हम नया एक्ट लेकर आ गए। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि हमारा जो कंपनी होता है बेटा, कंपनी एक जो बिजनेस फॉर्मेट होता है उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी कंपनी ढंग से काम करे उसको रेगुलेट करने के लिए क्या बना रखा है, एक एक्ट बना रखा है, उसे कहते हैं द कंपनीज एक्ट 2013, जो अभी एप्लीकेबल है, अभी चल रहा है वो। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि इससे पहले एक्ट हुआ करता था क्या सर? जी हाँ, उससे पहले भी एक्ट हुआ करता था, वो था कंपनीज एक्ट 1956। उससे भी पहले हुआ करते थे और भी पहले हुआ करते थे, कोई टेंशन नहीं है ना। अभी करंटली कौन सा चल रहा है सर? ये चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कब आया। तो बेटा ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, ये पहले क्या था ना, एक बिल रहा करता था, बिल या ड्राफ्ट कह लीजिए आप, है ना। तो ड्राफ्ट या जो बिल के तौर पे एक ढांचा जो है वो क्या रखा जाता है, प्रपोज किया जाता है। ये प्रपोज कहां पर किया जाता है बेटा? ये प्रपोज किया जाता है लोअर हाउस और अपर हाउस। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जरूर पहचान जाएंगे आप, है ना। तो इन दोनों हाउसेस के अंदर क्या रखा जाता है, इसको प्रेजेंट किया जाता है और वहां पर इनका अप्रूवल लिया जाता है। क्या लिया जाता है बच्चा? अप्रूवल लिया जाता है। ये अप्रूवल कब मिला हमको? ये अप्रूवल मिला था हमको 28 अगस्त 2013। सिंपल, ठीक है। अगले ही दिन ये जो अप्रूव्ड जो बिल या ड्राफ्ट है ये जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है वो इसको असेंट दे देते हैं। असेंट मतलब अपना अप्रूवल दे देते हैं बाय वे ऑफ साइन करके, है ना। और ये असेंट कब दिया गया? ये असेंट दिया है बेटा 30 अगस्त 2013 को, ठीक है। तो इस दिन मतलब जिस दिन साइन किया प्रेसिडेंट ने उस दिन हमारा बिल अब बिल नहीं रहा, अब क्या हो गया है बेटा, वो अब हो चुका है कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आया? ऐसा। फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर बात करें, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, जब भी आप अपने आंसर के अंदर कंपनीज एक्ट को मेंशन करेंगे तो आपको इसी तरीके से मेंशन करना है द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर कंपनीज का सी कैपिटल, ए कैपिटल, कॉमा आना चाहिए और 2013 अच्छे से आपको लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे और कुछ नहीं होने जाना, ठीक है। चलिए कमिंग बैक ऑन द टॉपिक अगेन कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 सर एप्लीकेबल कब हुआ? तो इसका बेटा ये जो एप्लीकेबिलिटी है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबिलिटी बेटा पार्शियल है। सर पार्शियल मतलब थोड़ा सा आज, फिर थोड़ा सा कभी कल, फिर थोड़ा सा परसों, ऐसा करके। तो पार्शियली देखो बेटा, सेक्शन जो 1 है वो आया था आपके 30 अगस्त 2013 को ही आ गया था उसी दिन, है ना, ऑफिशियल गैजेट में आ चुका था ये। एंड उसके बाद 98 सेक्शंस जो हैं, 98 नंबर 98 नहीं, 98 लाइक काउंटिंग के अंदर 98 सेक्शंस जो है वो आए थे आपके 12 सितंबर 2013 को। क्लियर हुआ? ये लो। फिर उसके बाद और सेक्शंस आए थे, वो थे अपने सेक्शन 183 सेक्शंस आए थे जो कि आए थे अपने 1 अप्रैल 2013 को। ऐसे पार्शियली क्या है, अप्लाई होता जा रहा है बेटा कंपनी से 2013। क्लियर हुआ? चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जहां से हम एक्ट को लेकर आते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ सेक्शंस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सेक्शंस है बेटा हमारे पास 470 इन टोटल, है ना।
उसमें से कुछ नोटिफाइड हुए हैं, कुछ नोटिफाइड नहीं हुए हैं, लेकिन इन टोटल कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं। उसको डिवाइड किसमें किया गया है? चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया। चैप्टर्स कितने हैं सर? यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं चैप्टर्स 29 के अंदर। एंड लास्ट शेड्यूल कितने हैं? वो है आपके 7। ठीक है, अब चैप्टर्स का यहाँ पे लॉजिक क्या है बेटा? चैप्टर्स का बेटा लॉजिक सिंपल सा ये है कि अगर मैं बोलूं कि डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का आप सेक्शन बताइए या उसके रिगार्डिंग मुझे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, तो आप सेक्शन 1 से स्टार्ट करोगे ढूंढना, अगर चैप्टर नहीं हुआ तो। इसीलिए हमने हर एक टॉपिक के हिसाब से क्या किया, चैप्टर को डिवाइड करते गए और हमने इस तरह से 29 चैप्टर बना दिए हैं जिसको हम सेक्शन 470 जो है वो अलग अलग करते हैं। क्लियर हुआ? चलो फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हो गया अपना। फिर इसके बाद कर लेते हैं अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन होती हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर देखो सिंपल सा एक फ्रेमवर्क चलता है जहां पे हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ना। तो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, सबसे लास्ट नहीं सबसे फर्स्ट पॉइंट में कहूंगा, सबसे पहले होती है हमारी कंपनी। कंपनी काम करती है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी ढंग से काम कर रही है कैसे पता चलेगा? इसीलिए कंपनी जो है बेटा रिपोर्ट करती है एक अथॉरिटी को जिसको कहते हैं अपन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या कहते हैं बेटा इसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहते हैं, है ना। इसको प्यार से अपन आरओसी भी कह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब याद रहे ये आरओसी अपने इंडिया में कितने हैं ये देखने वाली बात है। तो देखिए हमारे इंडिया, इसको रखने का बेसिक फ्रेमवर्क ये रहता है कि जितने स्टेट्स होंगे ना, हर एक स्टेट के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि एक आरओसी हम बिठा दें। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट कितने हैं? तो बेटा 25 आरओसी एट प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो स्टेट्स तो 29 या 30 के अराउंड है, तो 29 कैसे, 25 कैसे? तो उस केस के अंदर यह है बेटा कि कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर जो नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो उसके अंदर जो उसके पास का जो स्टेट होता है ना, वहां पे हम आरओसी सेट कर देते हैं और ये सारी कंपनीज जो हैं वो यहां पर चली जाती है पास के स्टेट के अंदर। समझ में आया? ठीक है। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा स्टेट हो जहां पर नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा हो, जिससे जो होने वाला काम है, जो वर्क जनरेशन है वो बहुत ज्यादा हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए दो एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूं जहां पर एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी है। क्लियर हुआ? तो वो कौन कौन से स्टेट है? तो भाई एक ऐसा स्टेट, सिंगल स्टेट, जहां पे कितने आरओसी मिलेंगे आपको? 2 आरओसी मिलेंगे। कौन कौन से एक्सेप्शन है भाई? वो 2 एक्सेप्शन है। सबसे पहला है आपका महाराष्ट्र एंड दूसरा है तमिलनाडु, है ना। वहां पे वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है कि एक आरओसी उसको संभाल नहीं सकता, इसीलिए 2 आरओसी हमको वहां पे डालने पड़ते हैं। क्लियर हुआ? महाराष्ट्र के अंदर मैं बता सकता हूं बेटा कि एक तो जो है ना वो मुंबई का है, जो पूरे मुंबई को संभालता है, और बाकी के महाराष्ट्र की जो दूसरी जगह होती है जैसे कि पुणे हो गया और भी जो आगे आसपास के नासिक वगैरह हो गया, उनको संभालते हैं, तो वो है पुणे के अंदर। क्लियर हुआ? ऐसा तो ये दोनों संभालते हैं बेटा स्टेट को। चलो, तो जो आरओसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आरओसी को भी क्या करना पड़ता है? रिपोर्ट करना पड़ता है, कभी कभी अप्रूवल लेनी पड़ती है। किससे? वो है बेटा रीजनल डायरेक्टर। क्या है बेटा ये? रीजनल डायरेक्टर। इसको हम प्यार से आरडी कहते हैं, है ना। अब ये किस बेसिस पर होते हैं हमारे इंडिया में? ये बेसिकली डायरेक्शन वाइज होते हैं। अपने अपने कितने डायरेक्शन होते हैं? 4, लेकिन उसके अंदर भी होता है, आपने सुना होगा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट। तो इस केस के अंदर हमारे जो 7 जो रीजन्स हैं उसके अंदर हम 7 रीजनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर चुके हैं। क्लियर हुआ? जो कि क्या करते हैं? आरओसी को रेगुलेट करते हैं। ठीक। फिर हमारे जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं किसी ना किसी को, तो वो रिपोर्ट करते हैं बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
इसको अपन प्यार से कहते हैं एमसीए। देखिए हर एक जो फील्ड होता है जिसके अंदर यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं ना, उसका एक क्या बनाया जाता है, वेबसाइट बनाई जाती है, मिनिस्ट्री बनाई जाती है ना। तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को संभालने के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जो मिनिस्ट्री है ये न सिर्फ हमारे कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करती है, जबकि इसके अलावा काफी सारे एक्ट हैं, जैसे कि एलएलपी एक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गया, इन सबको भी रेगुलेट करना, उसके अंदर चेंजेस करना, साथ में गाइडेंस देना या फिर क्लेरिफिकेशन या नोटिफिकेशन इशू करना, ये सारा काम जो है वो कौन देखता है बेटा, ये एमसीए देखता है ना। तो ये एमसीए के अंदर रेगुलेट करता है। ये भी जो है ये रिपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास। कुछ कुछ पावर्स जो है वो मिनिस्ट्री के पास डेलीगेट हो जाती हैं और इस तरह से नीचे अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक हायरार्की सिस्टम होता है हमारे कंपनी को रेगुलेट करने का। क्लियर हुआ? चलो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक फेमस वर्ड के बारे में, और वो है कंपनी। अब कंपनी क्या होता है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये नहीं पता कि कंपनी क्या होता है, फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी ये समझने में कि कंपनी के अंदर कौन कौन होता है, कौन उसको मैनेज करता है, एटसेट्रा। हालांकि ये चीज आपके इंटर में भी आ चुकी है, लेकिन क्योंकि अपना आज फर्स्ट क्लास है तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो कंपनी बेसिकली होता क्या है? तो कंपनी क्या मैं कह सकता हूं कि बेसिकली कुछ नहीं, कंपनी एक तरह से एक कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है। ये मैं ऑफिशियल लैंग्वेज बता रहा हूं बेटा, जो इनकॉर्पोरेट होती है किसके अंडर, अंडर दिस एक्ट। यानी जो एक्ट है ना, कौन सा एक्ट बेटा, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। क्लियर हुआ? जबकि दूसरा अब देखो यहां पर अगर अपन रुक गए तो फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी हुई कंपनी को ही अगर अपन कंपनी मानने लग गए, तब तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले बनी हुई कंपनीज को हम कंपनी नहीं मान पाएंगे, जो कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कि आपने एशियन पेंट्स का नाम सुना होगा, आपने टाटा ग्रुप का नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सुना होगा। ये सब कहां की कंपनी बनी हुई है बेटा? ये 1990s के अंदर की कंपनी बनी हुई है ना। इवन की एशियन पेंट्स तो 1900 के स्टार्टिंग रेंज में बनी हुई है ना, अराउंड 100+ ईयर्स की है ये। तो हम इसको कैसे कंपनी का स्टेटस प्रोवाइड करें? तो हम इसको कर सकते हैं इस वर्ड से कि अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कॉर्पोरेट लॉ, अंडर एनी प्रीवियस कॉर्पोरेट लॉ। अब इसको देखो अगर अपन समझें तो हमारे कंपनी से 2013 से पहले 1956 का एक्ट था, उससे पहले भी 1973 का एक्ट था। तो फिर उसका क्या करेंगे फिर अपन, सॉरी 1873, तो उसको क्या करेंगे अपन? तो उसके अंदर ये बोलते हैं अपन कि भैया पिछले के जितने भी कॉर्पोरेट लॉज आए हुए हैं ना, उसके अंदर जो कंपनी बनी हुई है वो आज भी यह कहलाएगी, हमारी कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो कंपनी के फॉर्मेट में हम ये समझ चुके हैं कि कंपनी क्या होता है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अब कंपनी के अंदर होते कौन है? तो कंपनी के अंदर बेटा बनाता कौन है कंपनी को? उसके जो मेंबर, जो प्रमोटर होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंपनी को बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रू ओनर है कंपनी के वो कौन होते हैं? तो कंपनी का ओनर कौन होता है ये हमको ये समझने की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर जो ट्रू ओनर है वो होते हैं मेंबर, जिनके पास 100% पावर होती है काम करने की, है ना। यानी उसकी कोई चीज नहीं है जो वो काम कर नहीं सकते। ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपने जो मेंबर हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। लाइक एक मेंबर अपने घर से बैठ के काम करेगा क्या, या ट्रांजैक्शन को एक्सरसाइज करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे काम करते हैं बेटा? ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। कौन सी मीटिंग के अंदर? जनरल मीटिंग के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये बताओ जनरल मीटिंग क्या होता है? तो जनरल मीटिंग के अंदर 2 मीटिंग आती है बेसिकली। इसके अंदर आता है बेटा
आपका ईओजीएम और आपका आता है इसके अंदर एजीएम। ये दोनों जो सेक्शन है ये आप इंटर में आके पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसका। तो ईओजीएम जो है वो बात करता है सेक्शन 100 और इसकी फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, है ना। यानी दो एजीएम के बीच में अगर आप कभी भी जनरल मीटिंग करवाते हो तो उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। जबकि साल में एक जो मैंडेटरीली आपको करवानी पड़ती है मीटिंग जो कि मेंबर्स की होती है, दैट इज जनरल मीटिंग, और साल में करवानी पड़ रही है, इसीलिए हम इसको एनुअल बोल रहे हैं। तब जाके इसका नाम क्या निकल के आता है बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये कौन सा सेक्शन बात करता है इसके लिए, तो हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 96 जो है ना वो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है बेटा, है ना। तो मेंबर यहां पर बैठ के सारे के सारे अपने डिसीजंस लेते हैं। लेकिन सोचो अगर मेंबर ही सारे काम करने लग जाएगा तो फिर मेंबर तो एक एम्प्लॉय की तरह हो गया, लेकिन मेंबर तो यहाँ पे ओनर है। इसीलिए मेंबर जो है अपनी क्या करता है, कुछ पावर, क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सम पावर, तो कुछ पावर जो है वो यहां पर गिव अप कर देता है, या फिर मैं अगर चाहूं तो मैं कह सकता हूं डेलीगेट कर सकता है। यानी उसने दे दी, ओरिजिनली पावर किसकी है, मेंबर की, लेकिन उसने दे दिया किसी दूसरे को पावर। ये जो ग्रुप है ना बेटा, किसको दी है पावर, ये दी है बेटा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको दी है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने पावर दी। क्लियर हुआ? ताकि ये लोग क्या कर सकें, हमारी कंपनी को चला सकें। यही तो हमारी कंपनी के क्या होंगे, आंख नाक कान हाथ पैर दिमाग का काम करते हैं ये, नहीं क्या? क्योंकि हमारी कंपनी कैसी है बेटा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो फिर उसको चलाएंगे कैसे, दिमाग तो उसका कुछ है नहीं, तो वो किसके थ्रू चलती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू चलती है। इसके अंदर मेंबर आराम से चिल मार सकता है और बोर्ड डायरेक्टर काम करते हैं किसकी पावर से, मेंबर की दी हुई पावर से। क्लियर हुआ? ये चीज यहां पर जो इसकी पावर्स है ये लोग एक्सरसाइज कहां कैसे करेंगे बेटा, तो जसवंत सर ने जैसा बताया कि जैसे मेंबर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर, उसी तरीके से बोर्ड डायरेक्टर कैसे पावर एक्सरसाइज करते हैं। बोर्ड मीटिंग से। क्लियर हुआ? तो बोर्ड मीटिंग से क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसके अंदर क्या करेंगे आप लोग एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और आप उससे क्या कर सकते हैं, आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। एक और बेसिक चीज के बारे में बात करता हूं मैं आपसे, वो है रेजोल्यूशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इंटर के अंदर बार बार आती है कि रेजोल्यूशन, अगर देखा जाए तो रेजोल्यूशन बेटा 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, 3 तरह के। देखो एक तो होता है आपका, अगर हाँ ठीक है, एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, और एक होता है आपका रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। चलो एक एक करके देखते हैं, तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं अपन, है ना। तो आपका जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर बेटा ये सबसे बेसिक सिंपल मेजोरिटी होती है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे डील किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन यानी मान लो कंपनी का नाम बदलना है कि नहीं बदलना है, कैसे डिसाइड करोगे, तो मेंबर्स के पास आता है ये मैटर। तो मेंबर्स कैसे डिसाइड करेंगे बच्चा, तो मेंबर्स जो डिसाइड करते हैं ना कोई भी ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन डिसाइड करते हैं बाय वे ऑफ मेजोरिटी। किससे डिसाइड करते हैं बेटा, मेजोरिटी से। मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि जहां पे ज्यादा गुट बन गया ना, जहां पे ज्यादा मेजोरिटी हो गई ना, वहां पे क्या है वो बात मान ली जाएगी। अब सपोज अगर मान लीजिए 100 मेंबर हैं, हाँ, और अगर कोई ट्रांजैक्शन अपन रखते हैं तो मेजोरिटी बनाने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, सोच के बताओ। अगर आपका जवाब उसके अंदर मोर देन 50 है
तो मुबारक हो, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 50 पर नहीं बनेगा बेटा। अगर आपका जवाब 50 है ना तो फिर आप गलत है बेटा। अगर 50 है तो सोच के बताओ मेजोरिटी बन रही है क्या? वो तो 50% हो गया, सामने भी 50% है अगेंस्ट में, वो तो इक्वल हो गया बेटा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसके लिए आपको अगर मेजोरिटी एक्सरसाइज करनी है तो आपको कम से कम क्या चाहिए? मोर देन 50% चाहिए, ये मोर देन हाफ आपको चाहिए, है ना। तो मेजोरिटी का मतलब आप समझ चुके हैं यहाँ पे, दैट इज मोर देन हाफ। क्लियर हुआ क्या? ये अब आते हैं अपन अपने बेसिक चीज पर। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डिनरी, बिल्कुल सिंपल जो है, तो इसके अंदर रेजोल्यूशन कितना परसेंट का होगा बेटा? तो इसके अंदर अपन इसे सिंपल मेजोरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा इसको? सिंपल मेजोरिटी भी कहते हैं। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है आपको, तो उस केस के अंदर आपके पास जो फेवर में जो वोट है, वोट इन फेवर जो आने चाहिए, वो कितना आना चाहिए बेटा? वो आना चाहिए मोर देन हाफ। क्लियर हुआ? अगर आपने मोर देन हाफ से ज्यादा अगर आपके फेवर में है, तब तो फिर क्या है भैया, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर गए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपन स्पेशल रेजोल्यूशन पे। देखो नाम खुद इंडिकेट कर रहा है स्पेशल, यानी कि आपको सिर्फ ऑर्डिनरी से काम नहीं चलेगा, आपको सिंपल मेजोरिटी से नहीं, आपको उससे भी ज्यादा मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, और इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक मेजोरिटी। अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन को स्कोर करना है तो आपको कितना चाहिए पड़ेगा? तो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में पूछोगे ना, तो उसके अंदर मैं बोलूंगा कि जितना अगेंस्ट में वोट आए ना, उसका 3 टाइम्स ज्यादा आने चाहिए। ठीक है? अब सर इसका क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में समझाऊं तो 75% या फिर उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बेटा? फेवर में वोट चाहिए, तो आपका क्या पास हो जाएगा? आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो, ये जो थर्ड टाइप का जो रेजोल्यूशन है ना, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलेगा बेटा आपको। ये कब होता है बेटा? देखो, ये तब होता है जब आप किसी ऑडिटर को या फिर किसी डायरेक्टर को क्या करना चाह रहे हो? निकालना चाह रहे हो आप, है ना। तो उस केस के अंदर अगर आप इन दोनों को रिमूव करना चाहते हो, तो फिर आपको एक रेजोल्यूशन का एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। अब ये कब होता है? देखो, अगर कंपनी को निकालना होगा, दैट इज बोर्ड डायरेक्टर्स को निकालना पड़ेगा, तब तो वो वैसे उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो अगर मेंबर को निकालना हुआ, तो यहाँ पे बेसिक सोर्स क्या है इस रेजोल्यूशन का? मेंबर। अगर मेंबर निकालना चाहे उस इंसान को, तो क्या करोगे आप? तो अब कंपनी को सपना तो आएगा नहीं। तो इस केस के अंदर क्या करते हैं मेंबर लोग कि एक नोटिस वगैरह बनाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें इस फला डायरेक्टर को या फला ऑडिटर को निकालना है। उस केस के अंदर कंपनी की मीटिंग से एटलीस्ट 14 डेज पहले हम नोटिस देते हैं, और फिर कंपनी आगे नोटिस देकर आगे कार्रवाई करती है। ये होता है बेटा रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग द स्पेशल नोटिस। क्लियर हुआ? चलो, बहुत ही अच्छी बात है, ये हो गया है क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में, कि हमारे कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं। अब देखो, इसके अंदर अगर आपको देखने को मिलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी, फीचर्स ऑफ द कंपनी, तो ये बेटा सेम है, सब कुछ सेम है। क्लियर हुआ? तो चलो एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो मैं बात करने वाला हूं वो है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी। अब इसका भी बहुत अलग अलग नाम है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल एंटिटी, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी, ये सब बेटा सेम है, इससे कंफ्यूज होना नहीं है अपने को। अब बेसिकली ये बोलता क्या है, तो इसके लिए अपने को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, और एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ठीक है सर।
और कॉर्पोरेट का मतलब तो आप समझते ही हैं, कंपनी, और एंटिटी मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो एक क्या बनाते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम एंटिटी कहते हैं। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि हमारे यहां पर जो मेंबर है, जब कंपनी का फॉर्मेशन करता है, जब कंपनी क्या करता है बेटा, वो फॉर्मेशन करता है, तो उस केस के अंदर वो और कंपनी जो है वो क्या है बेटा, एक है, ठीक है, जब तक फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन बट जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन किसका होता है बेटा, जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, उस केस के अंदर कंपनी बिल्कुल अलग हो जाती है और मेंबर अलग हो जाता है। सर क्यों? क्योंकि कंपनी का अब जन्म हुआ है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन चुकी है। कंपनी क्या है बेटा, एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी ले ली उसने। जिस तरीके से देखो हमारी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ना, अपन नेचुरल पर्सन है, उसी तरीके से कंपनी का भी क्या होता है बेटा, एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, एक लीगल आइडेंटिटी होती है उसकी, है ना। तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है तो फिर एक इनविजिबल वॉल आ जाती है उनके बीच में, और जिससे हमारे मेंबर जो हैं वो अलग हो जाते हैं और हमारी कंपनी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। क्लियर हुआ? ऐसा है। तो इसे ये एक बहुत ही क्लासिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कंपनी के फॉर्मेट का। ये एक ऐसा फीचर है जो अलग तरह के जो बिजनेसेस फॉर्मेट है उसमें देखने को आपको नहीं मिलता। जैसे फर्म्स आप देखेंगे उसमें तो होता ही नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप देखेंगे उसमें भी नहीं होता है, तो इन चीजों में नहीं देखने को मिलेगा आपको। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन याद रखना ये अलग तब होते हैं जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तो फिर आइडेंटिटी अलग है ही नहीं। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव, और ये है लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो ये क्या है, हमको पहले समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो बेसिकली दूसरे जो फॉर्मेट होते हैं बिजनेस करने के, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फर्म्स हो गया, एलएलपी हो गया, इन सब के अंदर जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की या फिर ओनर की, वो बेसिकली अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर उनकी जो लायबिलिटी होती है उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं लगा रहता। लेकिन ये कंपनी का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि उसके अंदर जो मेंबर होता है, जो उसका ओनर होता है, उसके ऊपर लायबिलिटी जो है एक हद तक रहती है, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। यानी ये काफी अच्छा फीचर है। मतलब अगर मैंने भले से मेरी कंपनी ने 5,000 करोड़ का लोन क्यों ना ले रखा हो, लेकिन अगर मेरी लायबिलिटी 5 रुपए की है तो बस मैं 5 रुपए ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ये है लिमिटेड लायबिलिटी विच इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द कंपनी। अब इसको एक बार समझ लेते हैं अपन। तो यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड का मतलब अपन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, है ना, कि भाई हमारे ऊपर क्या आ रहा है, ऑब्लिगेशन आ रहा है ना। तो उस केस के अंदर ये बोलता है कि जो मेंबर है हमारा शैल बी लायबल फॉर एन, अब ध्यान देना, फॉर एन अनपेड अमाउंट इफ एनी ऑन। अब देखने वाली बात यह है, कॉन्सेप्ट समझ लियो थोड़ा सा। इसके अंदर देखने वाली बात ये बोलता है बेटा कि अगर जैसे देखो मेंबर ने शेयर ले रखा है, ठीक है, तो मेंबर ने जितने का शेयर ले रखा है ना, उसका अगर उसने पूरा का पूरा पेमेंट कर रखा है तब तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर उसने कम पेमेंट कर रखा है और अभी भी रेजिड्यू, दैट इज बैलेंस अमाउंट पे करना बाकी है, तो उतनी उसकी लायबिलिटी रहती है जब तक कि वो मेंबर रहता है। लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि लायबिलिटी कितने अमाउंट पर, कौन सा अमाउंट होगा, कि वो नॉमिनल वैल्यू होगी, कि फेस वैल्यू होगी, कि पार वैल्यू होगी, कि पेड अप कैपिटल की वैल्यू होगी, कि कॉल्ड अप कैपिटल की वैल्यू होगी, कि मार्केट शेयर की वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू होगी वो, ये देखने वाली बात है। तो इसके अंदर हमें ये नोटिस करना है कि जो नॉमिनल वैल्यू होती है ना, या फिर इसका दूसरा नाम भी है पार वैल्यू जो होती है, या फिर इसकी जो फेस वैल्यू होती है,
उसका अमाउंट का अगर कुछ अमाउंट बचा हुआ है, इफ एनी, जरूरी नहीं कि हर बार बचा होगा, अगर बचा हुआ है तो फिर उस केस के अंदर वो हमारी लायबिलिटी रहेगी और उसके ऊपर की कोई भी लायबिलिटी हमारी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल, हमारा मिस्टर शर्मा जो है वो 100 शेयर्स रखता है जिसकी वैल्यू है 1000 रुपीज पर शेयर, है ना। तो इस केस के अंदर टोटल इसकी लायबिलिटी कितनी रहेगी, ये बेटा नॉमिनल वैल्यू है ना। तो इसके अंदर 3 0 और 2 0 और ये लो, क्लियर हुआ ऐसा। अब इसके अंदर इसने 1000 रुपए में से कितने दिए हैं, सिर्फ 600 रुपए ही पे किए हैं, यानी अभी इसकी लायबिलिटी और कितनी बाकी है, इसकी लायबिलिटी बाकी है सर 400 रुपीज पर शेयर। दैट इज अगर मैं इसको इनटू कर दूं 100 शेयर नंबर ऑफ शेयर से, तो मेरी लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी जो मैं कंपनी को पैसा दूंगा, और वो कितना होगा 40,000 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं। अब भले ही से कंपनी पे 50,000 करोड़ का कोई ना लोन चल रहा हो, वो मेरे से कितना मांग सकते हैं, सिर्फ 40,000 रुपीज मांग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। ये है एक बेसिक फीचर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर हुआ। चलो थर्ड फीचर पे आते हैं अपन, जो कि है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, अब ये क्या होता है, बेसिकली हमारी कंपनी जो है उसकी लाइफ कितनी होगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कंपनी की लाइफ कितनी होती होगी, जैसे मतलब 50 साल, 10 साल, 15 साल कि 500 साल, तो ये कैसे डिसाइड करें हम। तो देखो सबसे बड़ा बैरियर हमारे सामने ये था कि हमारी कंपनी को जो बनाता है, दैट इज हमारा जो ओनर है, मेंबर, जब तक मेंबर है तब तक कंपनी है, क्या बोलते हो, ऐसा है क्या, नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट चीज देखी थी ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जैसी कंपनी बनी वो क्या हो गया बेटा, अलग हो गया, और मेंबर बिल्कुल अलग हो गया। अब यहाँ पर मेंबर की चाहे डेथ हो, चाहे मेंबर रहे या ना रहे, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे होता है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता हूं इसको। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल का मतलब होता है बेटा नेवर एंडिंग। क्या मतलब होता है इसका, नेवर एंडिंग। और सक्सेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो विल, जो वसीयत आगे जाती है ना, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन कहलाता है। यहाँ पे लाइफ ऑफ अ, सॉरी, यहाँ पे लाइफ ऑफ अ कंपनी जो है डज नॉट अफेक्ट बाय द डेथ ऑफ द मेंबर, बाय द डेथ ऑफ द मेंबर, यानी मेंबर अगर जिंदा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और मेंबर अगर मर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी कंपनी क्या कर जाएगी बेटा, सरवाइव कर जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फिर आप बोलोगे सर कि फिर लाइफ ऑफ कंपनी चलती कैसे, लाइक मतलब उसका बर्थ किसके बेसिस पर होता है, वो कैसे काम करती है, और अगर कंपनी मरती भी है क्या, क्या उसकी डेथ होती है, और अगर होती है तो फिर कैसे होती है। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ कंपनी जो है बेटा वो डिपेंड करती है या रिलाय करती है किसके ऊपर, एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब उसका इनकॉर्पोरेशन होता है तो ही कैसे होती है बेटा, वो एज पर द लॉ। जो हमारी काम करती है, यानी पूरा जिंदगी वो जो काम करती है, इतना फंक्शन करती है, वो भी किसके बेसिस पर करती है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। और जब उसकी डेथ होती है, क्या होती है बेटा, डेथ। क्या इस डेथ को मैं लीगल टर्म के अंदर वाइंडिंग अप लिख सकता हूं, वाइंडिंग अप, है ना। ये जो वाइंडिंग अप होता है वो भी कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी इज बॉर्न, एक्ट एंड बी डेथ बाय द लॉ ओनली, है ना, उसका मेंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सिंपल सी बात है। इसीलिए कंपनी क्या है, चलती ही जाती है, जब तक कि क्या, जब तक कि उसको हम लॉ के थ्रू क्या ना कर दे, खत्म ना कर दे। यस यस। इसके अंदर आपको एक आइकॉनिक केस मिलेगा जब आप मॉड्यूल ओपन करेंगे, उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको। उसके अंदर देखो सिंपल सी बात ये बोलता है कि एक कंपनी है और कंपनी की एजीएम हो रही
एंड नो नीड टू टेल कि एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग है ना, इतने समझदार हैं आप लोग। यहाँ पर डायरेक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं सारे के सारे, और यहाँ पर मेंबर्स बैठे हुए हैं, है ना। अब ये देखो इतने सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, 100% अटेंडेंस है बेटा, सारे के सारे मेंबर्स आए हुए हैं, और यहाँ पे कंपनी के सारे डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, सीएफओ, सीईओ सब ऐसे, है ना। और ये एजीएम चल रही है, ऊपर से एक हाइड्रोजन बॉम्ब गिरता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है ना। अब यहाँ पर अगर पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और डेथ रेट भी यहाँ पर क्या हुआ, 100% हुआ, यानी कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा एक्सेप्ट सिर्फ एक बच गया। कौन है वो बच गई हमारी कंपनी। कौन बचा बेटा, हमारी कंपनी जिंदा बच गई, क्योंकि जसवंत सर ने क्या बताया था, मेंबर की लाइफ से कंपनी की लाइफ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की लाइफ चलती रहेगी, भले से मेंबर आए चाहे जाए, आपको लाइन मिलेगी, मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, है ना। तो इस केस के अंदर कंपनी चलती जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप बोल सकते हो कि सर अगर 100% लोग मर गए तो कंपनी आगे कैसे बढ़ गई, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए किसको चाहिए, कुछ मेंबर चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए भी मेंबर चाहिए, तो मेंबर तो सारे मर गए, अब क्या करोगे। तो जो मेंबर जो मरे ना बेटा, उनके जो शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, और इसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसमिशन, इसे कहते हैं हम ट्रांसमिशन, ठीक है। जहां पर एक अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो शेयर्स बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं उसके लीगल हेयर या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास, ठीक है। तो ये अपन ने थर्ड फीचर देखा है बेटा कंपनी का। चलो फोर्थ फीचर देखते हैं इसी बात पे। फोर्थ जो फीचर अपन आज देख रहे हैं वो है सेपरेट प्रॉपर्टी। अब इस चीज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि जितने भी हम फीचर्स देख रहे हैं फर्स्ट फीचर के बाद, फर्स्ट फीचर कौन सा था, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी, उसके बाद जितने भी फीचर देख रहे हैं ना वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारी कंपनी एक अलग से एंटिटी बन चुकी है, और यही उसका इंसेप्शन है फोर्थ वाले फीचर का भी, जिसके अंदर बोलता है कि सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब कि हमारी जो कंपनी है में होल्ड, यानी हमारी अगर कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है बेटा, होल्ड कर सकती है, अगर हमारी कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, ओन कर सकती है, हमारी कंपनी चाहे तो डिस्पोज कर सकती है, हमारी कंपनी चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है, हमारी कंपनी चाहे तो लीज कर सकती है, हमारी कंपनी चाहे तो रेंट कर सकती है। यानी सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है उस तरीके से हमारी कंपनी भी कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही राइट जो है किसको मिला है, हमारी कंपनी को मिला है। लेकिन कंपनी क्या होल्ड कर सकती है, क्या ओन कर सकती है, क्या डिस्पोज, ट्रांसफर, रेंट, लीज, क्या अपनी खुद की प्रॉपर्टी, अपनी खुद की क्या कर सकती है बेटा, वो प्रॉपर्टी रख सकती है, ठीक है। अगर जो कंपनी के नाम की प्रॉपर्टी है ना तो मेंबर उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। एग्जांपल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने नाम से एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदते हैं अगर वो, है ना, और अगर उसके अंदर हमारे मुकेश अंबानी आके बोलते हैं कि अरे ये कंपनी तो बनाई तो मैंने, अगर कंपनी का नाम से है तो बेसिकली किसके नाम की है, वो मेरे नाम की है, मुकेश अंबानी के नाम की, तो क्या मुकेश अंबानी उसे यूज कर सकता है क्या, जी नहीं, उसे यूज नहीं कर सकता, वो कंपनी के नाम पर है, दैट इज वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, और मेंबर का उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं है। क्लियर हुई चीज। चलो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है अपना ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफी अच्छा फीचर है ये, जिसके अंदर बेसिकली बोलता ये है कि जो मेंबर है ना कंपनी का,
उसको शादी करने की जैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैसे मान लो आप मेंबर बन गए कंपनी के और हमने ट्रांसफर की आपको फैसिलिटी नहीं दी, तो फिर एक तरह से क्या हो गया बेटा, मेंबर वेड्स कंपनी, यानी कंपनी से बेसिकली आपने शादी कर ली ना, और क्या, जब तक जिंदगी चल रही है तब तक आपको कंपनी का मेंबर बने रहना पड़ेगा, जो कि एक इनजस्टिस होता है या फिर एक अनफेयर चीज लगेगी आपको, है ना। इसीलिए हमने उसको इरेज, उसी को हमने क्या करने के लिए, उसको सही करने के लिए हमने राइट दिया है कि मेंबर के पास ये राइट होता है कि जब भी उसकी इच्छा हो, जब भी वो चाहे, क्या कर सकता है बेटा, अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है ना, अनदर पर्सन। सर इससे मेंबर को क्या फायदा, तो मेंबर को बेटा ये फायदा है कि मेंबर को मिलती है लिक्विडिटी। क्या मिलती है इसको, लिक्विडिटी, यानी कि जब भी वो मेंबर चाहे अपने शेयर्स को सेल करके उसको कन्वर्ट किसमें कर सकता है, पैसे में कन्वर्ट कर सकता है, वो इजीली कन्वर्ट कर सकता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहां पर याद रखना, अपना जो ये राइट टू ट्रांसफर है, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, ये अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरह से काम करता है। अब यहां पर अपने को ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। तो ब्रॉड वे में अगर मैं बताऊं, बिल्कुल ब्रॉड वे में, तो दो तरह की कंपनीज होती हैं बेटा, एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी और एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, दो तरह की कंपनी होती है। ठीक है, अब देखो अगर पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या पब्लिक कंपनी के मेंबर को फ्रीली ट्रांसफरेबल का राइट देना चाहिए, तो देखा जाए तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंबर्स उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, आप ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते उनके ऊपर। तो पब्लिक कंपनी केस के अंदर कैसा रहता है बेटा, फ्रीली ट्रांसफरेबल रहता है, लेकिन किंतु परंतु कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। सर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि प्रॉपर फॉर्म आपका होना चाहिए, उसके अंदर डेट होनी चाहिए, साइन होना चाहिए, स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। वैसे हम कभी भी उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। बात करें अगर प्राइवेट कंपनी की, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट, प्राइवेट यानी कि छोटा सा ग्रुप ऑफ पर्सन, उसके अंदर अगर हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, जी हाँ, हम अगर चाहें तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यस, कहां पर लगाएंगे रेस्ट्रिक्शंस, तो बेटा हम ये रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अब आप बोलोगे सर आप एक चीज को बताते हो और दो नई चीज बता देते हो, अब ये बताओ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इंटरनल रेगुलेशन, क्या बेटा क्या बोला मैंने, इंटरनल रेगुलेशंस मेंटेन करने के लिए क्या बनाया जाता है, वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि डिविडेंड कब देना है, कितना देना है, डायरेक्टर्स कब आएगा, कब छुट्टी लेगा, क्या स्कोप होगा, कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ऑडिटर कितने होंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, है ना। उसके अंदर आप रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन फीचर्स पे, जो कि आपका फीचर है नंबर 6, और वो है बेटा कॉमन सील। ठीक है, कॉमन सील के बारे में अपन बात करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो आप ये पूछोगे सर कि कॉमन सील होता क्या है, पहले तो ये बताओ। तो कॉमन सील बेसिकली नथिंग बट एन अप्रूवल, और हम कह सकते हैं अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। यानी हमारी कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका भी एक अलग एग्जिस्टेंस है, तो क्या उससे आप अप्रूवल नहीं लोगे, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर मान लो कंपनी के पास प्रॉपर्टी है और कंपनी को आप बोलते हो कि ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच दो 5 करोड़ रुपए में, तो उस केस में कंपनी साइन करेगी, अप्रूवल देगी नहीं देगी, बिल्कुल देगी।
क्योंकि क्या है वो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन हमारी कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन यानी कि आप और हम, वो एक कैसी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि पेन नहीं उठा सकती, साइन नहीं कर सकती। इसीलिए क्या है बेटा, हमने कॉमन सील का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन सील लगाई जाती है उस डॉक्यूमेंट पर। अगर कॉमन सील हमने लगा दी ना, तो हम ये समझते हैं कि कंपनी ने अप्रूवल दे दी। तो बोलोगे फिर तो सर कोई भी लगा देगा कॉमन सील, ऐसा नहीं है। कॉमन सील बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से रखी जाती है, बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन की कस्टडी में रखी जाती है। क्लियर हुई बात? ऐसा। तो अगर आप समझ रहे हो कि वो जो ब्लू कलर का वो जैसे ठप्प 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 करते रहते हैं वो कॉमन सील है, तो बेटा मैं बता दूं उसको रबर स्टैंप कहते हैं, कॉमन सील नहीं। कॉमन सील अलग होती है ना। चलो, तो इसके अंदर जो अप्रूवल या सिग्नेचर जो कंपनी करती है उसे हम कॉमन सील कहते हैं। और अर्लियर ये जो कॉमन सील रखना है, हैविंग अ कॉमन सील, वो मैंडेटरी हुआ करता था बेटा। क्या हुआ करता था? मैंडेटरी हुआ करता था। लेकिन बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर, यानी 2013 तक जब हमारा एक्ट आया तब भी कॉमन सील बेटा मैंडेटरी था। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है ऑफ हैविंग कॉमन सील, वो क्या हो चुकी है अब आज के टाइम में? ऑप्शनल हो चुकी है। क्या हो चुकी है बच्चा? ऑप्शनल हो चुकी है ना। यानी आज के टाइम में अगर मैं कंपनी बनाता हूं तो मैं भले ही से अगर कॉमन सील नहीं भी रखूंगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर कॉमन सील आपने नहीं रखी और कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, या कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और हमारा कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि कंपनी का सिग्नेचर या अप्रूवल चाहिए, तो फिर सर कैसे लगाओगे आप कॉमन सील? क्योंकि कॉमन सील तो है ही नहीं आपके पास। तो इसका जवाब मिलेगा इसके अंदर कि बेटा जो कॉमन सील है, दो इसके सिनेरियोज हो सकते हैं बेटा। देखो, या तो देखो एक ऐसी कंपनी जिसके पास कॉमन सील है, जिसके पास कॉमन सील यस है, अवेलेबल है, ठीक है। उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपनीज एक्ट बोलता है साइन लगाओ कंपनी के, और हम क्या लगा देंगे? कॉमन सील लगा देंगे, मुद्दा खत्म हो गया। प्रॉब्लम वहां पर आएगी बेटा जहां पर कंपनी के पास डज नॉट हैव कॉमन सील, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पर कंपनी के पास कॉमन सील ही नहीं है। अब वहां पर कंपनी को कंपनीज एक्ट बोल रहा है, बोले साइन करो, अब हमारे पास कॉमन सील नहीं है, अब क्या करें? अब देखो इसके अंदर भी दो सिनेरियोज निकल सकते हैं बेटा। इसके अंदर सबसे पहले हम उस कंपनी से पूछेंगे कि आप ये बताओ कि आपके पास कंपनी सेक्रेटरी है क्या? आपके पास कंपनी सेक्रेटरी है क्या? अगर देखो कंपनी सेक्रेटरी है, यस आपके पास कंपनी सेक्रेटरी है, तो उस केस के अंदर आपको एक कंपनी सेक्रेटरी का एंड एक डायरेक्टर का साइन ले लेना है। क्या ले लेना है? साइन ले लेना है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। दो साइन लगेंगे बेटा। सबसे पहला किसका साइन लगेगा? आपका, एक कंपनी सेक्रेटरी का और एक डायरेक्टर का। दोनों ने अगर साइन कर दिए ना, तो हम मान लेंगे कि कंपनी ने साइन कर दिया, कंपनी का साइन हो गया, ठीक है। चलो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी सेक्रेटरी न हो, क्योंकि हर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी हो ऐसा नहीं होता। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर है, उसको क्या करना पड़ता है? कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। तो छोटी कंपनी जिनके पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? उस केस के अंदर बेटा आपकी कंपनी के अंदर ना दो डायरेक्टर जरूर होंगे, दो डायरेक्टर जरूर होंगे। वो दो डायरेक्टर जो है ना, वो दो डायरेक्टर साइन कर देंगे डॉक्यूमेंट, और अगर वो दो डायरेक्टर साइन कर देते हैं
तो हम मान लेंगे कि आपने कॉमन सील की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। अब बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपके सामने कॉमन सील का पॉइंट है, जो यहाँ पर आपके फीचर्स जो हैं वो सारे खत्म होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, कि हमारी कंपनी जो है वो कितने तरह की हो सकती है। टाइप्स ऑफ कंपनी, तो देखो अगर मेरे से पर्सनली पूछो तो दो तरह की कंपनी होती है, और एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो तीन तरह की कंपनी होती है। तो अपन एक्ट की सुन लेते हैं सबसे पहला, फिर देखते हैं कि मैं कितना सही हूं उसके अंदर, है ना। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि दो तरह की कंपनी होती है। एक होती है आपकी बेटा कौन सी, पब्लिक कंपनी, एक होती है आपकी कौन सी, प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा, प्राइवेट कंपनी। आप बोलोगे हाँ सर ये दो तरह की कंपनी होती हैं, नहीं, एक्ट के अकॉर्डिंगली तीसरी तरह की कंपनी भी होती है जो कि इस बार नई नई इंट्रोड्यूस हुई है नए एक्ट के अंदर, और वो है वन पर्सन कंपनी, है ना। तो इसको हम प्यार से ओपीसी भी बोलते हैं, अगर आपने कहीं सुना हो, पढ़ा हो, है ना, देखा हो, तो इसे हम ओपीसी कहते हैं। ठीक, लेकिन जब ओपीसी को एक्सप्लेन करने जाते हैं या जब हम देखते हैं कि ओपीसी होता क्या है, तो उसके अंदर बोलता है ओपीसी इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, तो ये चीज इस कारण से हमारे क्या हो जाएगी बेटा, दो तरह की कंपनी हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारी पब्लिक कंपनी और एक हो जाएगी हमारी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये जो पब्लिक कंपनी है इसकी भी डेफिनेशन मिलती है, वो डेफिनेशन मिलती है बेटा सेक्शन 2 के क्लॉज 71 के अंदर। याद रखना, अभी से चालू कर दो, बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, वन पर्सन कंपनी की जो डेफिनेशन है वो मिलती है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर। ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो मिलती है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर। ठीक है, तो ये तीन तरह की कंपनी अपने यहां पर होती है। वन पर्सन कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर ओनली एक ही मेंबर होता है ना बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओपीसी कहते हैं, वन पर्सन कंपनी कहते हैं। याद रखना, इसके अंदर एक जो मेंबर है वो ऑप्शन नहीं है कि एक हो या एक से ज्यादा हो, नहीं, हमेशा एक ही रहेगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी ओपीसी के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन आपको हमेशा एक ही मेंबर मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये है भैया आपका ओपीसी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में हम कल देखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल मिलते हैं।